हेलो फ्रेंड्स, सीटेट की पीवाई की सीरीज़ में आपका स्वागत है। 22 दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें हम साइंस वाला पोर्शन करने वाले हैं। जो भी बच्चे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर साइंस का पोर्शन अगर आता है तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। रिंग बटन को आप ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और उनके यूजेस दिए गए हैं। आपको उनको मैच करना है। अगर कोई भी चीज़ मेलिएबल होगी तो हम क्या करेंगे? उसकी शीट बना पाएंगे। शीट बनाएंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं रैपिंग में। जैसे एल्यूमिनियम की पतली पतली शीट बना के हम उसको फूड आइटम को रैप करने में उसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही डी ऑप्शन में आप देखिए स्ट्रॉन्ग। अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको ब्रिज बनाने में यूज़ कर पाएंगे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो उसको यूज़ करते हैं जो सेल होते हैं उसके इलेक्ट्रोड बनाने में, तो सी के साथ 1 रहेगा। और जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको हम यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट में, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, आसानी से वो पिघलेगा नहीं। तो ऐसी अप्लाइंसेस में हम उसको यूज़ करते हैं जहाँ पे हीटिंग होती है। तो इसके साथ फिफ्थ आएगा। और लास्ट है हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर बनाने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? जिसका जो थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। जैसे मरकरी है, मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हाई है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है, तो उसको थर्मामीटर बनाने में यूज़ करेंगे। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही रहेगा। अगर आपको सिर्फ पहला भी पता है ना, मेलिएबल को हम रैपिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो यहीं से हमारा आंसर आ रहा है। और बाकी ऐसे एलिमिनेट करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल। इनमें से कौन सा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है? फैट सोल्यूबल के लिए आपको याद रखना है कीड़ा। जो कीड़ा होता है वो फैट के अंदर सोल्यूबल है। कीड़ा का मतलब है KEDA। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A ये फैट सोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? B और C। तो आपसे पूछा गया फैट सोल्यूबल, बी और सी को हटा दो। जहाँ जहाँ बी और सी है उन दोनों को उसको हटा दो। ये भी हट गया, ये भी हट गया, इसमें भी बी है, ये भी हट गया। तो क्या बचा हमारा? विटामिन, ये जो सी ऑप्शन है, A, D और E ये फैट सोल्यूबल है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन एलिमेंट को डिस्क्राइब कर रही हैं। मतलब प्लांट के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है उसको डिस्क्राइब कर रही हैं। उसको आपको बताना है कि कौन से उनमें से सही है और कौन से उसमें से गलत है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। पौधे क्या करते हैं? जैसे मान लिया ये एक पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, तो ये जड़ें क्या करेंगी? मिट्टी के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। वो पानी फिर इस स्टेम के अंदर से कंडक्ट होगा, पौधे के लीफ तक जाएगा और वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो वहाँ से उसके जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ से वो वेपर बन के उड़ जाएगा। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है ये होती है ट्रांसपिरेशन। अब देखो, जब ट्रांसपिरेशन होती है तो इसकी वजह से क्या होता है? इट हेल्प्स इन कूलिंग दी प्लांट। इसकी वजह से जो प्लांट है वो कूल हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो वेपर बन के उड़ रहा है। तो इसकी वजह से जो प्लांट है वो कूल होता है। तभी तो हमें, जब हम प्लांट के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है ना। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड में आपको क्या दिया गया है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स। इसमें क्या होता है? जो मिनरल्स और वाटर हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तभी तो फोटोसिंथेसिस हो रही है ना। और इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है? ये गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाएगा, तो गैस का इंक्रीज हो रहा, वो एक्सचेंज हो रहा है और ये उसमें हेल्प कर रहा है। तो तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है उसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए सर्टन एरिया बाय ब्रिक। आपसे पूछा गया है कि प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही रहेगी। प्रेशर को आपको पता ही होगा, प्रेशर का आपको फॉर्मूला, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा फॉर्मूला है। पहले पॉइंट में इन्होंने क्या दिया गया है कि जो प्रेशर है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही बात है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर घटता है, एरिया अगर घटता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो ए पॉइंट हमारा सही है। डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये बात गलत है। प्रेशर की जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स के अपोजिट नहीं होती है।
उसी वाली डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है वही प्रेशर लगता है, अपोजिट नहीं होता है। नेक्स्ट में आपको दिया गया है जो यूनिट है प्रेशर की और फोर्स की वो सेम है, ऐसा भी नहीं है। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है और फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो दोनों की यूनिट अलग हैं, सेम नहीं है। तो इसमें हमारा जो सिर्फ ए पॉइंट है वही सही है। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य वेंट फॉर ट्रिकिंग ट्रिप। सूर्य जो है वो ट्रिप के लिए गया है और वहाँ जाने के बाद उसको क्या हुआ है, उसने अचानक से उसका हाथ किसी बुश के ऊपर, झाड़ी के ऊपर लग गया है और उसके बाद क्या हुआ, उसको ऐसा फील हुआ कि उसको किसी चीज़ ने काट लिया है। उसके बाद उसको इचिंग शुरू हो गई है। तो उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो एक पेड़ के लीफ को लेता है, क्रश करता है, रब करता है और जहाँ उसको काटा था वहाँ उसको लगा देता है। तो अब आपको ये बताना है कि जिस चीज़ ने उसको काटा है, स्टिंग किया है, उसका नेचर कैसा है और जो लीफ लगाया गया है उसका नेचर कैसा है। तो ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसको घुमा के दे दिया गया है। जैसे स्टिंग, अगर मान लिया किसी एंट ने आपको स्टिंग किया है, जो चींटी का डंक होता है, तो जब वो स्टिंग करती है तो उसके बाद क्या होता है, ईचिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो मतलब डंक हुआ है, जो स्टिंग है एंट का, वो एसिडिक नेचर का होता है। जब वो हमें काटती है तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये एसिडिक नेचर का होता है। और जब हम उसके ऊपर कुछ भी लगाते हैं वो बेसिक नेचर का हम लगाते हैं। मतलब एसिड अगर हमारी बॉडी में गया है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, बेस ही लगाएंगे ना, तभी तो ठीक होगा। तो जो स्टिंग था वो एसिडिक नेचर का था और जो लीफ लगाया गया है वो बेसिक नेचर का है। तो ऑप्शन ए जो है वो ठीक रहेगा इसमें। 6th क्वेश्चन में आपको बोला गया है व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और फिश, ये सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल हैं, लेकिन हमें इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताना है। ये सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो व्हेल है और जो डॉल्फिन है, एक मिनट, जो व्हेल है और जो डॉल्फिन है ये दोनों हैं मैमल्स। मैमल्स का मतलब है कि ये स्तनधारी हैं, ये बच्चों को पैदा करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये मैमल्स हैं, इंसानों के जैसे हैं, इसीलिए ये लंग्स से सांस लेते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। व्हेल और डॉल्फिन जो होते हैं वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं, लेकिन जो फिश होती है वो कहाँ से ब्रीदिंग करती है, उसमें गिल्स होते हैं, वो गिल्स से ब्रीदिंग करती है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ ठीक है। 7th क्वेश्चन में आपको दिया गया है, हमें क्या करना है, जो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, जो हमारा उत्सर्जन सिस्टम होता है, जो जैसे हमने कुछ भी खाना खाया है वो बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद जो भी उसमें से न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और जो भी वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो बॉडी से बाहर निकालना वेस्ट को, उसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन। तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम की पूरी जो सीक्वेंस है वो हमें बतानी है। तो क्या होता है, जो किडनी होती है हमारी, मान लिया ये किडनी है हमारी, तो जो ब्लड है वो किडनी के अंदर आएगा और किडनी का काम क्या है, वो हमारे ब्लड को मतलब छानने का काम करती है, फिल्टर करती है। वो ब्लड को फिल्टर कर देगी, जो फिल्टर होने के बाद प्योर ब्लड है वो वापस हमारी बॉडी में चला जाएगा और जो इम्प्योर, जो भी उसमें सब्सटेंसेस थे, जो इम्प्योरिटी थी, जो वेस्ट था, वो हमारी किडनी के द्वारा आगे हमारी यूरेटर होती हैं, पाइप होती हैं, उन पाइप के थ्रू चला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ब्लैडर होता है, वो जाके फिर इस ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और जब भी हमें ब्लैडर से फिर हम यूरेट्रा के थ्रू उसको रिलीज़ कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, सी, किडनी उसको फिल्टर करेंगी, यूरेटर के थ्रू वो जाएगा, ब्लैडर में इकट्ठा होगा और यूरेथ्रा से हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बताना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है और इधर प्लांट दे रखे हैं और आपको इन्हें मैच करना है। सबसे पहले तो कटिंग, रोज़ आप लोगों ने देखा होगा, रोज़ को हम कैसे लगाते हैं, उसकी एक टहनी लेंगे, उसको काट देंगे, और उसकी स्टेम को काट के और उसी से नया जो रोज़ है वो उग जाता है। तो कटिंग जो होती है वो रोज़ में आती है। और जो बडिंग होती है ये भी आपने पढ़ा होगा, जो बडिंग है वो ईस्ट में होती है। ईस्ट में क्या होता है, ये मान लिया हमारा इस तरीके से ईस्ट है, तो यहाँ से उसमें से एक बड निकलेगा, थोड़े टाइम के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ये अलग और ये अलग, 2 बड बन जाएंगे, मतलब 2 ईस्ट बन जाएंगे इस तरीके से। तो ये बडिंग जो होती है वो ईस्ट के अंदर होती है। नेक्स्ट है हमारा
फ्रेगमेंटेशन, जो फ्रेगमेंटेशन है वो किसके अंदर होती है? फ्रेगमेंटेशन होती है स्पिरोगायरा में। और फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? जैसे ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब टाइप है, प्लांट्स के अंदर ही होती है। जैसे मान लिया ये एक प्लांट है, तो इसका ये जो पूरे के पूरे ये जो स्टेम है ये 3 हिस्सों में टूट जाएगी और ये तीनों से ही क्या होगा? अलग अलग स्पिरोगायरा बन जाएंगे, ठीक है। और ये स्पोर फॉर्मेशन होती है फर्न के अंदर। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो प्लांट है उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं और फिर एयर के थ्रू वो क्या होते हैं? उड़ जाते हैं और उड़ के नई जगह पे वो जर्मिनेट हो जाते हैं और वहाँ पे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये ऑप्शन बन गए हैं, इनको ऐसे मैचिंग हो रही है। और ये देख लो ये किस में हो रहा है ऐसा? फर्स्ट का ए किस में है? सिर्फ पहले में है, सेकंड में है, तो सेकंड हमारा यहाँ से ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्विंग इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होगा? आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, आपको उनमें से बताना है कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑल सब्सटेंसेज, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच सब्सटेंसेज, सम ऑफ मास ऑफ ऑल सब्सटेंसेज, विच ऑफ दी अबव रिमेन द सेम एंड बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। अब ये सम की स्पेलिंग यहाँ गलत हो रही है, ये वाला सम आएगा SUM वाला। आपको बोला गया है एक रिएक्शन हो रही है तो जो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद क्या क्या चेंज आएंगे और क्या क्या नहीं आएंगे। तो जो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट है वो सेम रहेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। जैसे मान लिया, एक मिनट, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पहला तो गलत हो गया। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन दोनों को मिलाते हैं तो वाटर बन जाता है ना, वो तो लिक्विड है, तो फिजिकल स्टेट तो चेंज हो गई। तो पहला तो हमारा यहाँ से गलत हो जाता है। दूसरा है नंबर ऑफ सब्सटेंसेज और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल सब्सटेंस। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो सेम रहेंगे, ऐसा भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने अभी ये केस देखा, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं और वाटर हमारा बन रहा है, तो एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और वाटर का भी एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल थे? एक और एक, दो थे ना, और प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही है, तो मॉलिक्यूल के नंबर तो सेम नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या बोला गया है? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच सब्सटेंस। जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो सेम रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और जो सम ऑफ मास है, मास का जो सम होता है वो भी सेम ही रहता है। ये तो आपने पढ़ा ही है, कंजर्वेशन का जो लॉ है वो यही कहता है कि जो रिएक्टेंट होता है, मास को आप ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मास जो होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो C और D हमारे सही हैं, तो थर्ड ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक करेंगे। C और D हमारा सही है और A और B हमारा गलत है। नेक्स्ट है, ए गैस इज़ प्रोड्यूस व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो गैस रिलीज होती है। हमें बताना है कि उस गैस की प्रॉपर्टी क्या होगी। जब भी कोई मेटल है और वो किसी भी एसिड के साथ, मान लिया HCl के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, तो हमेशा ही कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साल्ट बनेगा। जैसे ये मेटल ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की तो मेटल क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड के साथ जलती है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 11th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? ए मैन परचेजेज एक्स टू यूज़ इट एज फ्यूल फॉर कुकिंग। एक आदमी है, उसको एक फ्यूल ख़रीदना है कुकिंग के लिए, तो उस फ्यूल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो क्या क्या चेक करेगा उसको लेने से पहले? लो इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप। अगर हमें भी फ्यूल ख़रीदना है तो हम चाहेंगे कि चीप हो, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, इतना कम नहीं होना चाहिए कि वो, मान लिया उसका इग्निशन टेम्परेचर ही 15 है तो वो अपने आप ही जल उठेगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सेकंड में आपको बोला गया है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाँ, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए ताकि वो थोड़े जलने से ही ज़्यादा एनर्जी दे, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें फिर वो आ गया है लो इग्निशन टेम्परेचर लो रहना चाहिए, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू। अगर कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट है तो भी चलेगा, और साथ में वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टॉक्सिक है और हम उसको यूज़ करें और हम खुद ही मर गए,
तो सी हमारा सही है। और फोर्थ में आपको क्या बोला गया है, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है, और वो चीप भी होना चाहिए, ये बात भी सही है। नेक्स्ट में लो कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, अगर उस कैलोरीफिक वैल्यू ही कम है तो ज़्यादा यूज़ होगा वो, मतलब उसकी कंजप्शन ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो हमारे लिए तो फिर फ़ायदेमंद नहीं रहा। तो इस तरीके से सी और डी यहाँ पे ठीक रहेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन को हम यहाँ से टिक करेंगे। 12th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, द पर्पज ऑफ एडिंग पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर इन ए डिस्टिल्यूशन प्लांट इज़ टू। अगर मान लिया एक डिस्टिलेशन प्लांट लगा रखा है, वाटर को प्योरीफाई करने वाला एक प्लांट हमने लगा रखा है, तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का डाल रहे हैं। तो उसको डालने से क्या होगा, यहाँ पे अगर आप कॉमन सेंस से भी करेंगे तो भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको डिस्टिलेशन करना है, मतलब आप पानी को प्योर करना चाह रहे हैं, तो KMnO4 क्यों डाला है, ताकि इम्प्योरिटी जो है वो उसके अंदर से बाहर हो जाए, पानी जो है वो प्योर हो जाए, तो इसलिए तो डाला है ना। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हमने उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को डाला है। 13th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एसर्शन और रीज़न दिया गया है, वो आपको बताना है। स्विच इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। सर्किट के अंदर जो स्विच होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, नहीं, ये बात गलत है। स्विच जो होता है वो सोर्स नहीं होता है। सोर्स क्या है, करंट का सोर्स क्या होता है, करंट कहाँ से आ रही है, बिजली कहाँ से आ रही है, वो या तो बैटरी से आएगी या तो सेल से आएगी। स्विच का काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना या उसको ब्रेक करना, जब हम चाहें, जब अपनी मर्ज़ी से सर्किट को कंप्लीट कर पाएँ और जब चाहें सर्किट को ब्रेक कर पाएँ, इसलिए ये होता है स्विच का काम। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, व्हेन स्विच इज ओपन, अगर स्विच हमारा ओपन है तो जो एयर गैप है बिटवीन द टर्मिनल्स प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट, वो करंट के फ्लो को रोक देता है। जैसे मान लिया ये ऐसे है, दो वायर हैं और यहाँ पे मान लिया इस तरीके से ये स्विच है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपने बैटरी लगा रखी है और यहाँ पे मान लिया ये एक बल्ब आपने लगा रखा था, ठीक है, इस तरीके से था। जैसे ही आप इस स्विच को बंद करेंगे, इस स्विच को ऐसे बंद किया तो ये सर्किट पूरा हो गया है। सर्किट पूरा होगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और ये जो हमारा बल्ब है ये जलना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही हमने इस स्विच को ओपन कर दिया तो यहाँ पे गैप आ जाएगा ना, ये वाला मान लिया गैप आ गया है, यहाँ पे खाली हो गया, सर्किट टूट गया है। अब जब सर्किट टूट गया है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा और जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही सर्किट टूटता है तो बीच में क्या हो गया, यहाँ से खाली हो गया है ना, जैसे ये था ये हमारी बैटरी है और ये हमारा बल्ब है और ये हमारा स्विच है, तो हमने स्विच को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्किट टूट गया है, यहाँ पे बीच में एयर आ गई है और ये एयर क्या होती है, ये एयर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। तो जो रीज़न है वो बिल्कुल सही है, लेकिन एसर्शन जो था वो गलत था। तो इस तरीके से थर्ड जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, एसर्शन गलत है और रीज़न सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइटर एंड ए हैवियर ऑब्जेक्ट पोजेस द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू रिगार्डिंग देयर वेलोसिटी। आपको बोला गया है एक बॉडी लाइट है और दूसरी हैवी है, लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सही सेम है। आपको उनकी वेलोसिटी के बारे में बताना है। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ½ mv²। एक मिनट, ये है काइनेटिक एनर्जी और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ½ mv²। अब दो बॉडी हैं और दोनों की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम है और मास जो है वो कम ज़्यादा है, तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वल रख पाएंगे ना, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो इसमें क्या होगा, जो हैवियर बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी इज़ लेस देन दी लाइटर बॉडी। हैवियर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और लाइटर बॉडी की वेलोसिटी जो होगी, हैवियर बॉडी की वेलोसिटी कम होगी, लाइटर की ज़्यादा होगी। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिया एक साइकिल पे एक बच्चा और एक साइकिल पे दो बच्चे हैं, तो जब वो दोनों चल रहे होते हैं तो क्या होगा, दो बच्चे हैं तो उनका मास ज़्यादा हो गया है तो उनकी वेलोसिटी कम होगी, और जो एक बच्चा है वो साइकिल को ज़्यादा स्पीड से चलाएगा क्योंकि उसका मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है।
15th क्वेश्चन में आपको दिया गया है द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट। अर्थ, ये जैसे अर्थ है हमारी और इसके नीचे, अर्थ के नीचे ये बहुत सारी अर्थ की प्लेट होती है। मान लिया यहाँ से जो हमारा अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फोकस। और इसके बिल्कुल वर्टिकल अर्थ के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। और अगर अर्थक्वेक जो होता है वो थोड़ा दूर तक जाता है, उसकी रेंज होती है थोड़ा दूर तक, तो वहाँ तक जहाँ तक अर्थक्वेक जा रहा है, जहाँ तक उसकी वजह से दरारें आ गई हैं इसके अंदर, अर्थ के अंदर, उसको हम बोलते हैं उसके फॉल्ट जोन। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा गया था अर्थ क्रस्ट के अंदर का वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोकस। 16th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू सजेस्ट ए मेथड टू डीमैग्नेटाइज ए मैग्नेट। अगर आपको एक मैग्नेट दिया गया है और उसको आप डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ड्रॉपिंग ए मैग्नेट ऑन द फ्लोर सेवरल टाइम, अगर उस मैग्नेट को आप बार बार नीचे गिरा रहे हैं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ब्रेकिंग द मैग्नेट इनटू 2 हाफ, एक मैग्नेट था आपने उसके 2 टुकड़े कर दिए तो उससे डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। हीटिंग द मैग्नेट, मैग्नेट को गर्म करोगे तो भी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ये बात भी सही है। थ्रोइंग द मैग्नेट इन वाटर, वाटर में अगर उसको डाल दोगे तो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाय हैमरिंग इट, अगर आप उसको हथौड़े से मारोगे तो भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसमें ए, सी और ई हमारा सही है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, ए, सी और ई, थर्ड में, तो आप थर्ड को टिक करेंगे। 17th क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यही बात गलत है और गलत ही आपको ढूंढना है। तो ए को आप टिक करोगे। ये आपको ऐसे याद रखना है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है स्लाइडिंग और उसके बाद होता है रोलिंग। इस चीज़ को आप ऐसे याद रखोगे। स्टैटिक का मतलब है कोई चीज़, मान लिया कोई बॉक्स है वो ऐसे रखा हुआ हो और आप उसको ऐसे कैसे लेके जाना चाह रहे हो, ऐसे कैसे उसको धक्का लगा के लेके जा रहे हो, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद है स्लाइड, अगर आप उसको कर रहे हो, जैसे स्लाइडिंग के लिए आपने उसको आप उसको टेढ़ा करके ले जा, जैसे मान लिया उसके नीचे, रोलिंग में तो क्या होगा, हम उसको रोल कर रहे हैं, जैसे सिलेंडर को ऐसे रोल करके लेके जा रहे हो, या फिर हमने उसके नीचे वो ये वाले पहिए लगा दिए हैं, व्हील लगा दिए हैं, उसकी वजह से वो रोल कर रहा है, वो होता है रोलिंग। और स्लाइडिंग का मतलब होता है उसको एक तरीके से घिसरा के लेके जाना, घसीटते हुए लेके जाना। तो उसमें क्या होगा, उसको आप थोड़ा टेढ़ा कर दोगे और फिर उसको आप लेके जाओगे तो उसमें एरिया कम हो जाएगा ना, तो वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, फिर स्लाइडिंग और फिर रोलिंग। तो इसमें एक स्टेटमेंट गलत दे रखी थी, ए को आप टिक करेंगे। 18th क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए कन्वेक्स लेंस इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल एक्ट एज। आपको दिया गया है एक कन्वेक्स लेंस है और अगर आपने उसको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हाई है ऐसे मीडियम में आपने डाल दिया, एक लिक्विड में आपने डाल दिया, तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एक डाइवर्जेंट लेंस की तरह। डाइवर्जेंट लेंस क्या करता है, उसके ऊपर जो भी, ये एक लेंस है और इसके ऊपर जो लाइट आ रही है उसको ये ऐसे फैला देगा, उसको बोलेंगे डाइवर्जेंस। तो कन्वेक्स लेंस जो है, अगर आप लिक्विड में उसको डाल रहे हैं, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में उसको डालोगे तो वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। और कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, जो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, जितनी भी लाइट उसके ऊपर आ रही थी उसको एक जगह अगर वो फोकस कर रहा है तो उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग। 19th में आपको दिया गया है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। दो साउंड हैं तो वो अलग अलग, लेकिन उनकी पिच बिल्कुल सेम है और उनकी लाउडनेस बिल्कुल सेम है। तो अब आप उनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, तो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम उनके टिम्ब्रे के हिसाब से। टिम्ब्रे क्या होता है, उनकी गुणता, मतलब उनकी गुणता कैसी है, वो स्मूथ है, वो रफ़ है, फ्लैट है, इन सारी चीज़ों के बेस पे हम बता पाएंगे, उन दोनों साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो पिच होती है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, वो होती है श्रिलनेस या फिर फ्रीक्वेंसी के साथ, और जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के साथ जो होती है रिलेटेड होती है।
ठीक है। अगर कोई साउंड बहुत लाउड है तो इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई है, अगर वो कम लाउड है तो वो उसका एम्पलीट्यूड कम है। ऐसे ही जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, श्रिलनेस ज़्यादा है, उसकी पिच हाई होगी, और अगर उसकी पिच लो है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसकी जो पाइप होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ये आपने देखा ही होगा, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न इन्होंने क्यों दिया है, क्या दिया है कि जो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर ऑल्सो गुड रेडिएटर, क्योंकि जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड रेडिएटर भी होता है। ब्लैक कलर की क्यों है, क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो वो गुड एब्जॉर्बर हुआ हीट का, और वो गुड रेडिएटर भी होता है, वो उसको रेडिएट भी कर देता है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं और ये इसको